Good morning, everyone. Today we're going to be studying about irrigation from your science books, chapter 1, crop production and management. So, irrigation. Water is essential for the proper growth and development of crops. जो पानी होता है वो क्रॉप्स के अच्छे ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है. All plants do not require the same amount of water. अब इसका ये है कि जो सारे प्लांट्स होते हैं, जो सारे क्रॉप्स होते हैं, वो सेम अमाउंट ऑफ वाटर उनको नहीं चाहिए होता है. जैसे राइस को चाहिए सेंडिंग वाटर, हैंस जो कि रेनी सीजन में उगता है. रागी, ज्वार एंड bajra need less water, thus are grown in winter season. Different crops need water at different times of their growth. For example, they need before plowing, while some at the flowering stage. A good farmer knows when to water and how much to water, which avoids wastage and improve productivity. अब जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं उनको अलग अलग टाइम पे पानी चाहिए होता है ताकि उनकी ग्रोथ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ क्रॉप्स को या प्लांट्स को उनको प्लो करने से उन्हें पहले पानी चाहिए होता है, और कुछ को अपने फ्लावरिंग स्टेज में, मतलब जब उन पे फ्लावर उगने लगे उनको तब चाहिए होता है. जो एक अच्छा फार्मर होता है वो जानता है कि कब उसे पानी देना है और कि कब किस चीज़ को पानी देना है कब, जो कि या वो उसकी वेस्टेज भी ताकि ना हो और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इरिगेशन. अब इरिगेशन किसको कहते हैं? जब हम लोग क्रॉप्स को पानी दे रहे हैं अलग अलग इंटरवल्स में, उसको कहते हैं इरिगेशन. ड्यूरिंग समर्स प्लांट्स रिक्वायर मोर वाटर एट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इज़ वेरी वेरी हाई. अब जब गर्मियाँ होती हैं तो जो प्लांट्स होते हैं उनको और ज़्यादा पानी चाहिए होता है. पता है क्यों? क्योंकि वो लोग उनको ट्रांसपिरेशन भी होता है, और प्लस धूप के कारण जब धूप की सनलाइट या उसकी हीट प्लांट्स पे पड़ती है तो उसका जो पानी होता है वो एवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो पानी जो प्लांट्स को चाहिए होता है वो उन्हें मिल नहीं पाता है. इसीलिए मतलब उतना जितना वो लोग रिक्वायर करते हैं उतना मिल नहीं पाता है. तो अगर कोई प्लांट जितना रिक्वायर करता है उसका डबल, कोई लोग डबल डालते हैं ताकि कुछ पानी जो एवेपोरेट हो जाए तो उसके अंदर कुछ रहे. या बहुत सारे लोग सुबह में नहीं, जब सुबह हो रही हो तो तब पानी नहीं देते हैं, शाम में या रात को पानी दिया करते हैं. सो अब आते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ इरीगेशन पे. रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑल वाटर बॉडीज़. जो रेन वाटर है वो सारी की सारी वाटर बॉडीज़ का मेन सोर्स है, क्योंकि रेन वाटर से ही सारे रिवर्स को, ओशंस को, रिवर्स को, लेक्स को, पॉन्ड्स को, इन सबको पानी मिलता है. बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ अनइवन एंड अनसर्टेन. लेकिन जब रेनफॉल होती है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है. मतलब पता नहीं, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि या तो फ्लड या ड्राउट कॉज हो सकता है. जैसे राजस्थान में थार डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है, जहाँ तक कि आई एम नॉट श्योर कि कहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बट लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती है. और जहाँ पे न्यूट्रल होता है वहाँ पे न्यूट्रल वे में बारिश होती है, और जहाँ पे बहुत वो रहता है रेनी थिंग्स, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो कि उन जगहों पे या तो फ्लड आ जाता है और गर्मी वाली जगहों पे ड्राउट हो जाता है. दिस इज़ द रीज़न we say that the distribution of rainfall is very uneven. Therefore, we have to develop
proper methods to irrigate fields and avoid these problems. इसीलिए हम लोग को एक बहुत सारे प्रॉपर मेथड्स चाहिए इरिगेट करने, फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, ताकि ये फ्लड और ये ड्राउट वाला समस्या ना हो सके. द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स. अब इरिगेशन के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? वेल्स मतलब कुआं, ट्यूबवेल्स और पॉन्ड्स, झुमरी तलैया, और लेक्स, रिवर्स, डैम्स, ये सब इरिगेशन के सोर्सेज हैं. अब लोग आते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में, मतलब इरिगेशन वाटर सप्लाई करने के कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स सच एज चेन पंप, मोट, पुली सिस्टम, राहत, वाटर व्हील एंड देखली have been used in India traditionally to irrigate crops. These methods often lead to the wastage of water. क्योंकि ये ट्रेडिशनल है तो ऑब्वियस बात है वेस्टेज होता है. अब यहाँ ये देख लो, जैसे यहाँ पे है ये चेन पंप में ये जो व्हील, ये जो इससे पहले तार है और ये बार बार से पानी गिरा देता है जो कि इस फील्ड को पानी देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी दे देती है. मोट में भी सेम चीज़ है. यहाँ पे देख लो, ये अंकल जी पानी डाल रहे हैं तो उन्हें तो क्या पता कि कहाँ ज़्यादा चला जाए और कहाँ कम पे चला जाए. और राहत में ये बैल कुछ करते थे, मैं राहत में जानती हूँ, लेवलर सिस्टम. और ये होता है देखली. ये let it be. अब होता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर. अब जैसे जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे वो वाटर वेस्टेज को करते थे, मॉडर्न मेथड्स वाटर वेस्टेज को बचाते हैं. As we know, nowadays water crisis has become a major problem, as is the reason for droughts and famines in India. फर्स्ट है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम. अब स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, जो ऐसे सपोज़ एक फील्ड है, वहाँ पे कुछ ग्रो कर रहे हो, तो अब उन्हीं के कहीं दूर पे बीच में लोग स्प्रिंकलर्स को अटैच कर देते हैं. जैसे ये वाला स्प्रिंकलर्स को अटैच कर देते हैं, तो जब वो स्प्रिंकल करता है तब लोग सारे प्लांट्स को पानी मिल जाता है. It is the most useful on uneven dry lands where there is insufficient water supply. ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उन जगहों पे जहाँ पे वाटर सप्लाई insufficient है. In this system, a main pipe is linked to the network of smaller pipes. जो main pipe होता है वो उन sprinklers मतलब smaller pipe से क्रॉस करते हुए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. और इनके स्प्रिंकलर के टॉप पे एक रोटेटिंग नोजल है जो कि रोटेट करती है ताकि सबको पानी मिले. वाटर फ्लोज इनटू द मेन पाइप एंड देन टू द स्मॉलर पाइप्स. जो पहले जो पानी होता है वो पहले मेन पाइप में जाता है जिससे वो सारे स्मॉलर पाइप्स कनेक्टेड हैं. फिर वहाँ स्मॉलर पाइप से स्प्रिंकलर उसी से अटैच होता है, तो वहीं पे वो starts sprinkling the water और उसकी नोज़ल रोटेटिंग होती है जिससे वो ऐसे घूमता रहता है ताकि सबको पानी मिले. अब आते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में. ड्रिप इरिगेशन इट इज़ द बेस्ट टेक्निक टू वाटर फ्रूट, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. इन दिस मेथड वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली एट द रूट्स ऑफ द प्लांट, thus avoiding the wastage of water. This method is excellent for regions with the severe scarcity of water. अब ड्रिप इरिगेशन एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है फ्रूट्स प्लांट को और वेजिटेबल्स को पानी देने में. क्यों? क्योंकि ये जो वाटर इस वाटर में बहुत ज़्यादा पानी की वेस्टेज नहीं होती है. ये इस वाटर में इस मेथड में जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही गिरता है, लेकिन सिर्फ उन प्लांट्स के रूट्स पे गिरता है जो कि उसकी वाटर की वेस्टेज को अवॉइड करता है. ये मेथड बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट है उन जगहों के लिए जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है, मतलब वाटर की कमी है.
अब हम लोग आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करें। पहला, फ्रॉम वीड्स। वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स एंड दैट ग्रो अलोंग द मेन क्रॉप प्लांट इन द फील्ड। अब वीड्स होते हैं वो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, मतलब वो प्लांट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो कि क्या होता है क्रॉप्स के साथ साथ उगते हैं, हाँ, मतलब उनके बगल में उगते हैं मेन क्रॉप फील्ड में। ग्रास और एमरैंथस ये दो, और वाइल्ड ओट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉमन वीड के। These weeds have to be removed as they compete with the crop plant. अब ये जो वीड्स होते हैं इनको रिमूव करना होगा। क्यों रिमूव करना होगा? क्योंकि ये क्रॉप प्लांट से compete करते हैं किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए और स्पेस के लिए, हाँ, उनको। और जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी यील्ड को वो रिड्यूस कर देता है। दे ग्रो वेरी क्विकली एंड मे प्रूव टू बी टॉक्सिक फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये बहुत जल्दी उगते हैं, वीड्स बहुत जल्दी उगते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। दे मे ऑल्सो स्प्रेड पेस्ट्स एंड डिजीज टू द मेन क्रॉप। ये पेस्ट्स को और ये पेस्ट्स को भी स्प्रेड कर सकते हैं और डिजीजेस भी दे सकते हैं मेन क्रॉप को। अब होता है वेज टू रिमूव वीड्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अब वीडिंग क्या होती है? जब क्रॉप फील्ड से वीड्स, जो कि अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको निकालते हैं, तो उसको हम लोग वीडिंग कहते हैं। अब मेथड्स हैं कुछ रिमूव करने के, वो नीचे डिस्कस करेंगे। फिजिकल / मैकेनिकल मेथड्स, मतलब हाथ से, मैन्युअली। ओके, पहली, वीड्स या तो आप हाथों से मैन्युअली पुल आउट कर सकते हैं ग्राउंड से। दूसरा, या तो वो एक खुरपी या ट्रॉवल या एक हैरो की मदद से रिमूव कर सकते हैं। मतलब एक वो डंडा होता है, उसमें 2 ऐसे सींगे बनी होती हैं जिसको निकालते हैं उसको। ये प्लोइंग, they can also be removed by plowing the land before sowing, which will uproot the weeds. और ये क्रॉप्स को बोने से पहले अगर वो लैंड को प्लो करने से भी रिमूव हो सकते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। चलो, केमिकल मेथड्स। The weeds can be killed by spraying certain chemicals called weedicides, also called herbicides. अब केमिकल मेथड्स इसके क्या हैं? जो वीड्स होते हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स उन पे स्प्रे करे जाते हैं जो कि उन वीड्स को मार देता है, और उन केमिकल्स का नाम है वीडिसाइड्स, जो कि हर्बिसाइड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये केमिकल जो कि वीड्स के ऊपर स्प्रे करे गए हैं सिर्फ वीड्स को ही मारते हैं, ये क्रॉप को कोई हार्म नहीं करते हैं। While spraying weedicides, farmers should take a proper precaution, such as covering their nose and mouth with a cloth. So 2,4-diachlorophenoxyacetic acid, also known as 2,4-D, and bachelor are some examples of weedicides. मतलब ये दोनों ऐसे केमिकल्स हैं जो कि वीड्स के ऊपर स्प्रे करे जाते हैं ताकि उसको वो मार सकें। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? कुछ certain animals such as some insects and some species of fungi feed
exclusively on the weeds and thus can help. हाँ, exclusively on the weeds and हाँ? exclusively वही तो बोल रहे feed exclusively exclusively on the weeds and thus can help to control the spread of weeds. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ फंगाई की कुछ स्पीशीज़ होते हैं जो कि वीड्स को खाते हैं. तो अगर वो भी उन क्रॉप्स के फील्ड में उन्हें डाल दिया जाए तो वो वीड्स का स्प्रेड होने को कंट्रोल वो कर सकते हैं. Okay, so that's all for today's video. I hope you all enjoyed and keep watching for it. Bye bye. Allah Hafiz.